हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक इज नीड फॉर द मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट की क्या ज़रूरत रहती है। देखो, जो फिजिक्स है दैट इज ए साइंस दैट डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम बड़ी सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे, आप स्पीड के बारे में पढ़ोगे, आप डिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, आप टाइम के बारे में पढ़ोगे, आप प्रेशर के बारे में पढ़ोगे। तो जहाँ आपने बड़ी सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना होता है। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, तो तुम्हें डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करना आना चाहिए। मतलब मेजरमेंट का जो प्रोसेस फिजिक्स में है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वांटिटीज को समझने के लिए आपको उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप किसी क्वांटिटी को समझना चाहते हो तो तुम्हें उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फर्स्टली तुम्हें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है, सपोज तुम्हें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है ना। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर तुम स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो, तुम्हें पहले क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? तुम्हें पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए और टाइम। मतलब अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट इनफैक्ट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। यू या वी कैन कैलकुलेट। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट स्पीड। हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कब? इफ 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 वी कैलकुलेट। अगर हम क्या कैलकुलेट करें? अगर हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस और टाइम। अगर तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है और तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना आता है, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड की कैलकुलेशन से पहले डिस्टेंस और टाइम दोनों की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोई बच्चा टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो वो बच्चा कभी भी स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो स्पीड की कैलकुलेशन के लिए तुम्हें डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें हैं वो करते हैं, बहुत तरीके सीखने पड़ेंगे। आप टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत तरीके सीखने पड़ेंगे। तो मतलब आपको तरीके जो हैं, जो मेथड्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द टाइम। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है, और टाइम कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये मेथड जो है वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन। अगर कोई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है? तो मेरे मतलब फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? फोर्स अपॉन मास। अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक नहीं सॉरी, एक एफ और दूसरा एम। अगर आप एफ कैलकुलेट कर सकते हो, आप एम कैलकुलेट कर सकते हो, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट ए। तो इस तरह से लाखों करोड़ों फार्मूले जो हैं वो इस तरह से फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में जो मेजरमेंट है उसका बड़ा रोल है। अगर आप मेजरमेंट करना सीख लोगे, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया, आपको टाइम कैलकुलेट करना आ गया, आपको मास कैलकुलेट करना आ गया, आपको कोई फोर्स कैलकुलेट करना आ गई, तो फिजिक्स के बड़े सारे जो एक्सप्रेशंस में जो फार्मूले आते हैं वो फार्मूले जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, वो क्वांटिटीज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो बड़ी सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज को निकालना बड़ा जरूरी रहता है। जैसे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने से पहले डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए।
और एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए फोर्स और मास जो है वो कैलकुलेट होने चाहिए। अगर फोर्स और मास कैलकुलेट हो जाते हैं देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और अगर डिस्टेंस और टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना आ जाता है तो देन ओनली कैन यू कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है, ये था कि व्हाट द नीड फॉर मेजरमेंट। कोई पूछेगा कि नीड फॉर मेजरमेंट क्या है, तो आप बोल सकते हो कि भाई फिजिक्स में हमें लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, स्पीड होगी, मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा हो गया, इनको पढ़ना पड़ता है। और दीज क्वांटिटी जो होती हैं दे इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज को निकालना आना चाहिए। जैसे स्पीड को समझने के लिए डिस्टेंस और टाइम निकालना आना चाहिए, और एक्सेलरेशन को समझने के लिए मास और फोर्स और मास जो है वो निकालना आना चाहिए। वी कैन से दैट कि जो मेजरमेंट है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में क्वांटिटीज जो होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और जो तभी आप निकाल सकते हो जब आप क्या करो कि आपको कैलकुलेट करना आ जाए। नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कोई कैलकुलेट कर सके। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी होती है एक ऐसी क्वांटिटी जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सको। जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी चीजें, ऐसी थिंग्स जिनको आप डायरेक्टली नाप लो या फिर कैसे नाप लो, इनडायरेक्टली, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, और जिनकी टर्म्स में फिजिक्स के लॉज लिखे जाते हैं। और लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज होते हैं, आर रिटन या आर यू कैन से एक्सप्रेस्ड, आर एक्सप्रेस्ड इन terms of physical quantities, in terms of physical quantities। तो मतलब ऐसी चीजें जिनको कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप ले, और जिनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स लिखे जाएं, जिनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स लिखे जाएं, उनको क्वांटिटीज बोला जाता है। व्हाट आर द क्वांटिटीज? These are the, you can say, those quantities which can be measured directly or indirectly. जैसे speed can be measured directly, speed is a quantity. Distance can be measured, it is a quantity. Speed, acceleration can be measured, it is a quantity. Mass can be measured, mass is a quantity. तो ऐसी चीजें जिनको कोई मेजर कर सकता है और जिनकी टर्म्स में फिजिक्स के लॉस लिखे जाते हैं, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो तीनों क्या है? क्वांटिटीज है। तो क्वांटिटीज वो चीजें होती हैं जिनको कोई कैलकुलेट कर सकता है, और जिनको यूज करके आप फिजिक्स के लॉज लिखते हो, फिजिक्स के फॉर्मूले लिखते हो, उनको हम क्वांटिटीज बोलते हैं। दे आर द क्वांटिटीज। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, सारे क्या है? क्वांटिटीज रहते हैं। ओके, तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो, अगर जैसे सिंपैथी हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, यू कैन नॉट मेजर देम। आप किसी से नफरत करते हो, कितनी नफरत करते हो, उसको तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए कोई हमारे पास स्केल नहीं है, इसलिए वो एक क्वांटिटी नहीं है। दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटीज होती हैं जिनको तुम क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। A physical quantity represented by a number followed by a unit। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होता है, एक नंबर लिखना होता है, उसके साथ उसका क्या लगाना था? यूनिट लगाना था। कुछ भी, जैसे तुम मास लिखते हो, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपका लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपका टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपका एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाएंगे। अब देखो, सपोज करो आप किसी का मास है 1 kg, एक बॉडी, इसका मास कितना है? 1 kg।
तो किसी भी क्वांटिटी को लिखना हो एक नंबर लगता है और उसके साथ एक उसका यूनिट लगता है। ये कोई वन क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नंबर है आपका। और ये जो साल में केजी लगा हुआ ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट, दिस इज द यूनिट। ये नंबर आ गया और यूनिट आ गया। किसी भी क्वांटिटी को लिखना हो, व्हेनेवर आपको अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है तो उसके लिए आपको एक नंबर लिखना है और नंबर के साथ क्या लगा देना है, यूनिट लगा देना है। तो क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, एक नंबर लिखा जाता है, उसके साथ फाइनली क्या लगाया जाता है, एक यूनिट लगाया जाता है। और जो यूनिट होता है वो हर क्वांटिटी का अलग अलग हो सकता है। जैसी क्वांटिटी होगी वैसा ही यूनिट रहता है। मैं जरूरी नहीं है कि सबका यूनिट सेम ही रहेगा। मास का यूनिट अलग है, लेंथ का यूनिट अलग है, आपका डिस्टेंस का यूनिट अलग है, टाइम का यूनिट अलग है। इसलिए जैसी जैसी क्वांटिटी होगी वैसे वैसे यूनिट लगेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई मेजर कर सकता है उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसको यूज करके आप फिजिक्स के लॉस लिखते हो उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। मास, लेंथ, टाइम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जिनको नहीं नापा जाए दे आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो आएंगी, जैसे लव हो गया, सिंपैथी हो गया, हेट हो गया, वो सारे क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर। अब हम जाएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज यू कैन से व्हाट इज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट की तरफ जाएंगे, व्हाट इज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, ओके, मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। ये व्हाट इज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की तरफ चलोगे तो क्या होता है मेजरमेंट, ये समझेंगे हम अच्छे से। व्हाट इज मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट क्या होता है, मापना, चीजों को नापना, या हम उसको बोलते हैं कि मेजर करना। चीजों को मापने को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है किसी भी क्वांटिटी को। जैसे आपने लेंथ नापनी है, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ, आपने लेंथ को एक लेंथ के साथ ही कंपेयर करना है। तो इसमें प्रोसेस होता है कंपैरिजन का, जो मेजरमेंट होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is the process of comparing this quantity with a standard amount of the physical quantity of the same kind called its unit। जब आपने किसी क्वांटिटी को नापना है, सपोज आपने लेंथ को नापना है, अगर आपने लेंथ को नापना है तो यू रिक्वायर ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ। आपको लेंथ का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो है वो चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको मास नापना है तो तुम्हें स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास चूज कर लेना है। और अगर तुम्हें टाइम नापना है तो स्टैंडर्ड यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो चूज कर लेना है। अब ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ चूज करते हो क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, उसको हम उसका यूनिट बोला जाता है। हमें यूनिट चूज कर लेना है, पहले क्या चूज करना है, यूनिट। जैसे तुम्हें लेंथ नापनी है, सपोज तुम्हें क्या नापनी है, लेंथ। अगर आपको लेंथ नापनी है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें चूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ लेना है। ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है लेंथ का, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। हमें यूनिट ऑफ लेंथ लेना है और वो क्या होता है, मीटर। तो आपको स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ लेना है जिससे लेंथ नापी जाएगी। अगर तुम्हें मास नापना है, सपोज तुम क्या नापना चाहते हो, मास, तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास। अब उसके लिए मास चाहिए ना हमें, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। दैट इज द यूनिट ऑफ मास। हमें मास का यूनिट चाहिए। अगर टाइम नापना है तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तो जो मेजरमेंट होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। ये प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग होता है एक क्वांटिटी को विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। और वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट लिया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट के साथ कंपैरिजन करना होता है। जैसे सपोज करो तुम्हें लेंथ नापनी है। अब ये लेंथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेंथ है ए से बी। आपने ये लेंथ नापनी है, इसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें स्टैंडर्ड अमाउंट चाहिए ना। तुम्हें स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ, मैं बोलूंगा ये ए बी लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर जो ए बी है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आपके पास, आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। जैसे ये लेंथ जो है ना, सपोज करो ये कितनी, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। आप इसको देखोगे कि ये लेंथ इसमें कितना टाइम पाई जाती है।
आप देखोगे सर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 हो गया, ऐसे 5 और सपोज करो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आप बोलोगे कि सर ये 1 सेंटीमीटर वाली जो छोटी लेंथ है वो इसमें 10 टाइम प्रेजेंट है। तो ये जो छोटी लेंथ 1 सेंटीमीटर की ली गई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट। ये क्या है, यहाँ पे यूनिट है। यूनिट किसका है, ये यूनिट ऑफ लेंथ, ये डिस्टेंस का यूनिट है यहाँ पे। तो ये जो यूनिट का काम करेगा ये यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने मास नापना है तो तुम्हें छोटा सा मास चाहिए, फिर उसके साथ आपने कंपेयर करना होता है कि ये मास इसमें कितने टाइम प्रेजेंट है। जैसे आप किसी बॉडी का मास नापते हो, जो कोई पर्सन है आप इसका मास नापते हो, ठीक है। ये पर्सन जो है सपोज करो इसका मास कितना आता है 50 kg, कितना आता है 50 kg। अगर इसका मास 50 kg आता है तो आपको कैसे पता चला 50 kg है, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, 1 kg का स्टोन चाहिए, 1 kg का स्टोन चाहिए ना। आप 1 kg का स्टोन लेके आप किसी बंदे का मास देख सकते हो कि बोलोगे सर ये 50 kg का है, तो ये 50 kg का आ जाएगा। आप देखोगे 1 kg के कितने बार कितने पत्थर कितने स्टोन यूज करने पड़ेंगे 50। आप बोलोगे 1 kg में 50 टाइम प्रेजेंट है, तो ये यूनिट है। ये इस टाइम का क्या यूनिट है, किसका, मास का। जो मास को कैलकुलेट करने में काम आता है वो मास का यूनिट होएगा, जो टाइम को कैलकुलेट करने में आएगा वो टाइम का यूनिट होएगा। ये जो छोटा छोटा सा मास आपने रखा है, स्टैंडर्ड अमाउंट लिया ना, ये जो 1 kg ये स्टैंडर्ड अमाउंट है फॉर मेजरिंग द मास ऑफ दिस पर्सन, दिस स्टैंडर्ड यूनिट अमाउंट इज कॉल्ड द यूनिट, ये यूनिट है। लेकिन जो यूनिट लेना होता है वो सेम क्वांटिटी का लेना होता है। सपोज करो तुम लेंथ नापते हो, मैं कहता हूँ कि लेंथ नापो, ये इतनी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ आपने नापनी है CD, और मैंने आपको क्या दे दिया, आई गिवन यू 1 kg स्टोन, मैंने कहा ये लो 1 किलो का पत्थर और मेरे को बता दो कि ये दूरी कितनी है। आप कैसे निकालोगे, नहीं निकलेगा। आप बोलोगे सर आप मेरे को 1 kg का पत्थर दे रहे हो, स्टोन दे रहे हो, और आप मेरे को बोल रहे हो कि लेंथ निकालो। लेंथ निकालने के लिए तुम्हें लेंथ ही चाहिए। लेंथ को निकालती है टाइम को कैलकुलेट करता है, और जो आपका मास होता है वो मास को कैलकुलेट करता है। मतलब जो यूनिट आपने लेना है वो सेम क्वांटिटी का ही लेना है। अगर तुम्हें डिस्टेंस नापना है तो तुम्हें यूनिट भी डिस्टेंस का ही लेना है, और अगर तुम्हें टाइम नापना है तो तुम्हें यूनिट भी टाइम का ही लेना है, ठीक है। तो ये होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि आप कंपेयर करते हो क्वांटिटी को, आप देखते हो कि उस क्वांटिटी में यूनिट जो है वो कितने टाइम प्रेजेंट है। आप उस क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ कंपेयर करते हो। जैसे अगर आपको लेंथ नापनी है तो यू विल कंपेयर द लेंथ विद द यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ का यूनिट होगा उसके साथ कंपेयर करोगे। अगर आपको मास नापना है तो आप मास के यूनिट के साथ उसको कंपेयर करोगे। अगर आपको टाइम नापना है तो आपको टाइम के यूनिट के साथ उसको कंपेयर करना है, और फिर देखना है कि वो यूनिट्स में कितने टाइम प्रेजेंट है। बस यही चीज होती है, आपने ढूंढना होता है कि हाउ मेनी टाइम दिस यूनिट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ऐसे ये मैंने ये लिया था, आपका ये डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 1 मीटर कितने टाइम प्रेजेंट है, 10 टाइम, तो 10 टाइम यूनिट प्रेजेंट है। बस आपने ये देखना है कितने टाइम प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज कर रहा कि ये 50 kg का पर्सन है, अगर ये 50 kg का पर्सन है, अगर दिस पर्सन इज 50 kg, तो आपने 1 kg जो यूनिट लिया वो उसमें कितने टाइम प्रेजेंट आएगा, 50 टाइम। तो 50 यू है 50 टाइम दिस यूनिट इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो बस जो मेजरमेंट होती है वो होता है कि ढूंढना कि यूनिट कितने टाइम प्रेजेंट है, हाउ मैनी टाइम यूनिट इज प्रेजेंट देयर, हाउ मैनी टाइम यूनिट प्रेजेंट इन देयर। जब भी आपने किसी क्वांटिटी को नापना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब किसी क्वांटिटी को नापना होता है। नंबर 1 कि यूनिट आपने कौन सा लेना है, कि यूनिट आपने कौन सा लेना है पहले तो ये डिसाइड करना है, क्योंकि यूनिट भी डिफरेंट टाइप से होते हैं, वो भी आप आगे पढ़ोगे। CGS यूनिट होता है, आपका FPS यूनिट होता है। यूनिट डिसाइड करना है, और फिर यूनिट डिसाइड करने के बाद उसकी क्या निकालनी है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कौन सा लिया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स that unit is contained, that unit is contained in a quantity, कि क्वांटिटी के अंदर कितने टाइम ये यूनिट कंटेन्ड है उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले तो यूनिट चूज करो। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने किसका नापना है, लेंथ का, तो लेंथ का यूनिट मीटर भी हो सकता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेंथ का यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं मीटर में
कुछ लोग बोलते हैं सेंटीमीटर में, कुछ लोग बोलते हैं किलोमीटर में, ये अलग अलग यूनिट है। आप किलोमीटर को यूनिट बना दो, आप सेंटीमीटर को यूनिट बना दो। एक तो ये डिसाइड करना है कि पहले आपने यूनिट कौन सा लेना है, और दूसरा होता है कि वो जो यूनिट है जो आपने यूनिट ले लिया है वो क्वांटिटी में कितने टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यूनिट लिया था सेंटीमीटर, तो वो कितने टाइम प्रेजेंट था, 10 टाइम। आप मीटर ले लो तो वो कुछ और आ जाएगा, उसका कितने टाइम प्रेजेंट होगा वो कुछ और आ जाएगा। आप किलोमीटर ले लो तो आपका वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कुछ और आ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि जो यूनिट आपने चूज करा है वो यूनिट उस क्वांटिटी के अंदर कितने टाइम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो भी कोई क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी जो होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिखने का तरीका होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमेशा वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू, ये होती है न्यूमेरिकल साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल साइज में न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे मैं क्वांटिटी क्या होगी, कोई क्वांटिटी जैसे लेंथ होगी, आपका डिस्टेंस हो गया, आपका टाइम हो गया, आपकी स्पीड होगी, मैंने क्वांटिटी को क्यू से लिख दिया, क्यू, और क्यू किसके बराबर होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया एन, और यूनिट का हो गया सपोज करो यू, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू यू। दिस इज यूर एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। जैसे सपोज करो लेंथ है और किसी की लेंथ कितनी आ रही है, 100 मीटर, तो ये जो मीटर है ये क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा यूनिट, दिस इज योर यूनिट, मीटर है यहाँ पे, और ये क्या है, इट इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो साथ में नंबर लगा होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये जो साथ में लास्ट में लगा होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या होता है, यूनिट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में ये यूनिट कितने टाइम प्रेजेंट है, 100 टाइम। मीटर जो है इसमें कितने टाइम प्रेजेंट है, 100 टाइम। तो यही मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट होता है पता करना कि किसी क्वांटिटी का यूनिट उसमें कितने टाइम प्रेजेंट है। किसी चीज को नापना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। आप मेजर करना चाहते हो, आप पता करना चाहते हो कि लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, दिस इज मेजरमेंट। अब देखो एक चीज मैं लिखूंगा, आपको पता है जैसे लेंथ है, अभी मैंने लिखा लेंथ थी आपकी हाउ मच, दैट वाज 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है ये, ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, लेंथ कितनी है, सपोज करो 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होएगा कि इसमें देखना आपने कि ये क्या है तुम्हारा, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये पहले सिस्टम में, एक सिस्टम में क्यों, यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर है, और यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो तरीका चेंज हो गया। किसी बंदे ने मीटर में लिखा था, किसी दूसरे बंदे ने उसको सेंटीमीटर में कर दिया। दिस इज वन टाइप ऑफ यूनिट, दिस इज अनदर टाइप ऑफ यूनिट। है यूनिट लेंथ के ही है, लेकिन दोनों अलग अलग यूनिट है। ये मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है, दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो ये यूनिट पहली सिस्टम में है और ये यूनिट दूसरे सिस्टम में है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम है, इसको बोलेंगे N1, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम है इसको बोलेंगे N2। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से लिखते हैं। और ये यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम, इसको लिखेंगे U1, ये यूनिट है इन सेकंड सिस्टम, इसको लिखेंगे U2। तो ये क्या है तुम्हारी क्वांटिटीज को हम क्या लिखते हैं, Q। मतलब Q का फॉर्मूला क्या होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये फॉर्मूला रहता है कि जो N1 U1 होता है वो किसके बराबर होता है, N2 U2। तो जब आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने 1 से 100 कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी, तो जो आपका यूनिट है वो मीटर से क्या बन गया, सेंटीमीटर, वो कम हो गया क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है ना, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाता हूं तो यूनिट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में क्या है, इनवर्सली है। ये चीज याद रखनी है आपने। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो यूनिट छोटा हो जाता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है तो यूनिट बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास टाइम है, मैं टाइम का ले लेता हूं, टाइम है 1 आवर,
1 आवर कितना होता है 60 मिनट। जैसा नो देखो 1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी 1, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी 1। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 60, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कितनी होगी 60 बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 60 चलेगी, क्या होगी इंक्रीज, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज। अब देखो आपका यूनिट यहाँ पे और है और यहाँ पे क्या है मिनट, तो आवर किस में चला गया मिनट में, और आवर मिनट में गया तो ये बड़ा यूनिट था वो ये क्या छोटा, आवर क्या होता है बड़ा होता है ना, मिनट क्या होता है छोटा, तो ये बड़े से कहाँ चला गया छोटा, तो यूनिट क्या हो गया डिक्रीज, यूनिट क्या हो गया डिक्रीज। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में क्या होते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट आपका घटेगा, और जब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो यूनिट आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ओके।